क्या हो रहा है, भूमिका है ना, रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसकी भूमिका जो है क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, आवाज आ रही है? भूमिका क्लियर नहीं आ रही है तो ठीक कर दीजिए। देखिए अभी ठीक है, पीछे चलिए हो जाएगा। इसकी भूमिका ना तीन आधारों पर हमें देखनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं ये तीनों से संबंधित भूमिकाएं अकेले ही प्ले करती हैं। तो इसलिए इसे आधारभूत संगठन या इसे अमेरिका में फोर्थ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। सरकार का चौथा अंग। जैसे हमारे यहाँ मीडिया को हम लोग कहते हैं कि वो चौथा अंग है ना। तो इसकी भूमिकाओं में कार्यपालक भूमिका या एग्जीक्यूटिव भूमिका भी दिखाई देगी, लेजिस्लेटिव या विधायी भूमिका भी दिखाई देगी, और न्यायिक या अर्ध न्यायिक भूमिकाएं भी दिखाई देगी। जैसे एग्जीक्यूटिव क्या काम करती है? नीतियों का क्रियान्वयन करती है। ये लाइन एजेंसी है, पॉलिसी एग्जीक्यूट करती है। तो आम आदमी समझ नहीं पाता क्योंकि वो जानता नहीं है कि जो भी सेवाएं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एयरटेल का या जियो का कस्टमर है, तो ऐसा नहीं है कि एयरटेल और जियो की वजह से उसे कोई सेवाएं मिल रही है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेलीकॉम का, ये किसने बिछाया है? ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और उसमें अगर इंप्रूवमेंट होगा तो ट्राई ये काम करेगी, बाकी प्लेयर्स को यूज़ करने के लिए देगी, है ना। तो पॉलिसीज एग्जीक्यूट करती है। जैसे आप लोग अधिकारी बनेंगे तो आप इंस्पेक्शन करेंगे किसी जगह पे जाके, काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये भी कुछ इंस्पेक्शन जैसा काम करें। जैसे मान लीजिए आप फ़ोन करते हैं तो कॉल रेट्स उसमें जो होते हैं, अब तो मान लीजिए वॉइस फ्री हो गया है, इसको छोड़ देते हैं, डेटा का ही बात कर देते हैं। आपने कोई प्लान हायर किया जिसमें मान लीजिए 1.5 GB या 2 GB डेटा आपको मिलता है। अब जैसे ही आपने इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू किया तो उसका एक अपना मीटर चलना शुरू हो गया हो। क्या ऐसा है कि 1 GB में ही आपको 1.5 GB दिखा दिया गया, आपको मैसेज दे रहा है कि आपका 1.5 GB डाटा खत्म हो गया? लेकिन ये पॉसिबल है कि आपने 1 ही GB इस्तेमाल किया हो। तो कंपनी की जो मीटरिंग है उसी बेसिस पे आपको पता चल रहा है। तो ट्राई की तरफ से टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग जाके देखेंगे एयरटेल को, जियो को या और भी कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कि किस तरीके से इनका मीटर चल रहा है, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं कस्टमर के हितों में। ठीक है, तो इंस्पेक्शन भी करते हैं। और कार्यपालिका का काम प्रचार का भी होता है, बताने का भी। आप देखते हैं कितना विज्ञापन लगा रहता है। जैसे दिल्ली में डेंगू आया नहीं कि दिल्ली है तैयार, डेंगू पर वार, ऐसा हो जाता है ना। तो एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन बहुत करते हैं। तो ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं ये भी अपने कस्टमर के हितों के लिए कुछ ना कुछ क्या करती हैं, विज्ञापन करती हैं, उनको अवेयर बनाती हैं, उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाती है। ठीक है, विधायी भूमिका भी है। जैसे इसको छोटी संसद या लिटिल पार्लियामेंट भी इसको कहते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में सोचने का काम होता है, विचार करने का काम कि क्या होना चाहिए लोगों के हित में। इसी तरह से ये संस्था भी सोचती है, इसके जो कमीशन होंगे, जो आयोग होंगे, मतलब चेयरमैन और जो मेंबर बैठ के पार्लियामेंट के जैसे विचार करते हैं कि कस्टमर के हित में हम और क्या कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट पर ये होनी चाहिए कि जहाँ कमर्शियल एक्टिविटी होगी वहीं पर ये बनाए जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि पहले आप एक टेलीकॉम सर्किल से किसी दूसरे में जाते थे तो कुछ पैसे कट जाते थे, धीरे धीरे वो बंद हो गया और कुछ माइनस में जाकर भी फ़ोन करने की फैसिलिटी मिली। ये सब सोचा गया है कि और क्या हो सकता है कस्टमर के हित में। कुछ न्यायिक काम भी ये करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कोई कमर्शियल कॉलिंग करके तंग कर रहा है कि इंश्योरेंस दे लीजिए, बीमा करा दीजिए, ऐसा हो जाए, चश्मा खरीद लीजिए, तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब, DND किसी के यहाँ करते हैं। उसके बाद कमर्शियल कॉलिंग होती है तो दंड देंगे, सजा देंगे। नागरिकों के बिहाफ पे ये हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं भी करते हैं। जैसे मान लीजिए राइट टू प्राइवेसी का जो आपको अधिकार मिला है आर्टिकल 21 के तहत, वो सब इंडिविजुअल का लड़ा हुआ नहीं है, किसी अथॉरिटीज़ का लड़ा हुआ है। व्यक्ति की सीमा है, कितना पैसा है किसी व्यक्ति के पास, कोर्ट का फीस बहुत होता है, कितना करोगे, लेकिन किसके पास पैसे का अभाव नहीं है। तो कस्टमर के हित में, नागरिकों के हित में क्या कराना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है जिससे कस्टमरी सेंस डेवलप हो जाए और सिटीजनरी राइट्स और अच्छे से मिले, यानी जो हम 21वीं सदी के जो अधिकार कहते हैं वो अच्छे से मिल जाए। इसके लिए ये कोर्ट में PIL भी लेकर के आती है। तो एक तरीके से कॉम्बाइंडली ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करने वाली संस्था है जो गवर्नेंस की प्रक्रिया में अकाउंटेबिलिटी कस्टमर के प्रति या नागरिकों के प्रति जो भी सेवा प्रदाता संगठन है उनके तरफ से सुनिश्चित कराते हैं। तो लिखिए, टाइटल दे दीजिए, विनियामकीय प्राधिकरणों की भूमिका। विनियामकीय प्राधिकरणों की भूमिका। भूमिका है ना, लिखिए पहले कुछ, उसके बाद पॉइंट्स लिखिए। विनियामक प्राधिकरण, विनियामक प्राधिकरण, विनियामक प्राधिकरण सरकार के तीनों अंगों, सरकार के तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, सरकार के तीनों अंगों
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की प्रकृति के कार्यों को अकेले सम्मिलित रूप से प्रस्तुत करती है, अतः इसे अमेरिकी व्यवस्थाओं में सरकार के चौथे अंग के रूप में, अमेरिकी व्यवस्थाओं में सरकार के चौथे एवं आधारभूत अंग के रूप में, समझा जाता है। ऐसी भूमिकाएं निम्नांकित हैं, है ना। और पॉइंट्स में लिख लीजिए, थोड़ा पीटी में भी सीरियस रहिएगा, आजकल सवाल पूछ रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन बना देते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के फंक्शंस आपसे पूछ, मंत्रालय के, विभाग के, रेगुलेटरी अथॉरिटी के, इन सब पे भी थोड़ा सा तैयारी रखें। पॉइंट्स में लिखिए, पहला, नीतियों के क्रियान्वयन में भूमिका बंद कराना है, इसको बंद करें, वो भी बंद करना है इसको, और नीतियों के क्रियान्वयन में भूमिका अदा करना। जाहिर है कि जिस सब्जेक्ट पे होगी उसी में, सारी नीतियाँ नहीं चलाती, ये बात समझ रहे हैं। संबंधित विषय वस्तु पर, ऐसा लिख लीजिए, आगे जोड़ दीजिए, तो संबंधित विषय वस्तु पर नीतियों के क्रियान्वयन में भूमिका अदा करना। संबंधित विषय वस्तु पर नीतियों के क्रियान्वयन में भूमिका अदा करना, है ना। मान लीजिए टेलीकॉम पे हैं तो टेलीकॉम के लिए, पावर में हैं तो पावर के लिए, इंश्योरेंस पे हैं तो इंश्योरेंस के लिए, जिस सब्जेक्ट पे होगी अपने ही सब्जेक्ट पे काम करना। दूसरा, ग्राहकों के हित में प्रचार एवं प्रसार करना। ग्राहकों के हित में प्रचार एवं प्रसार करना और उन्हें जागरूक बनाना, ठीक है। नेक्स्ट, नीतियों के क्रियान्वयन का निरीक्षण, इंस्पेक्शन, क्रियान्वयन का इंस्पेक्शन सब्जेक्ट, निरीक्षण करना, है ना। नेक्स्ट, बाजारीय शक्तियों पर कीमत नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल, कीमत नियंत्रण हेतु निर्देशन जारी करना, ठीक है। कल आपने परिभाषा लिखी है कि ऐसी संस्था है जो समाज के आखिरी व्यक्ति तक क्या है, वस्तु सेवा पहुंचाना चाहिए। तो जब तक प्राइस कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। तो जैसे फ्लाइट की टिकटिंग में प्राइस कम है, इंश्योरेंस सस्ते प्रोडक्ट्स हमें मिलने लगे हैं, टेलीकॉम में काफ़ी कॉल रेट्स कम हो गए, आजकल तो वॉइस फ्री ही आप देखते हैं। तो ये सब चीज़ अगर हो रहा है तो इनके प्रयासों से हो रहा है। नेक्स्ट, बाजारीय शक्तियों को सामाजिक अवसंरचना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक अवसंरचना में निवेश करने के लिए दबाव डालना। सामान्यतः, इसे लिख लीजिए, सामान्यतः बाजार भौतिक अवसंरचना में अधिक निवेश, भौतिक अवसंरचना में अधिक निवेश करना चाहता है, जहां अधिक लाभ कमाने के अवसर होते हैं। यूजुअली मार्केट क्या चाहता है कि भाई बिजली, पानी, सड़क, हाईवे, रेलवे, ट्यूब ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, ऐसे में काम मिल जाए। अब आप बोलोगे बुजुर्ग कल्याण, कमाई का साधन कम है, बीपीएल महिला के कल्याण, लेकिन हम लोग
उसको दबाव डाल के ऐसा भी करवाएं। कोई इंश्योरेंस की कंपनी है तो चाहेगी कि जनरल इंश्योरेंस करें, बड़े बड़े जहाँ पे प्लांट हैं, उद्योग हैं, उनका हम इंश्योरेंस करें ताकि पैसा ज़्यादा मिले। लेकिन हम लोग दबाव डाल के कहेंगे किसान का करो, मुर्रा भैंस, चलना पड़ी बकरी, है ना, उसका हल, उसका घर द्वार, खेत, गेहूँ, मक्का, उसका इंश्योरेंस कर क्या होता है, तब हम लोग उसको आगे जाने देंगे। इसलिए ऐसी अथॉरिटीज़ का होना बहुत जरूरी है। तो मार्केट अपने आप, अब देखिए न्यू लिबरल की बात हम लोग कभी किए थे, न्यू लिबरल पैराडाइम, लिबरल पैराडाइम और न्यू लिबरल पैराडाइम। जो लिबरल पैराडाइम था उसमें लेसेर फेयर स्टेट्स की बात हुई, इसमें राज्य कुछ नहीं करेगा, बाजार को जो मन में आएगा करेगा। न्यू लिबरल में क्या है, हमने बताया था कि स्मॉल स्टेट बट स्ट्रॉन्ग स्टेट, तो इसी का एग्जाम्पल तो है ये। बाजार कुछ भी करेगा अपने मन से, ऐसा नहीं, बाजार को क्या करेगा, स्टेट रेगुलेट करेगा कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, कमाई करने वाले जगह पे से काम ना करो, थोड़ा सामाजिक अवसंरचना पे भी। नेक्स्ट पॉइंट, संसद की भांति, संसद की भांति यह विचार करने और नीतियों के निर्माण करने, विचार करने और नीतियों के निर्माण करने पर बल देती है, जिससे नागरिकों की भलाई क्रमिक रूप से की जा सके, नागरिकों की भलाई क्रमिक रूप से की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी सेवा प्रदाता ने सर्विस प्रोवाइडर ने कोई हेराफेरी या भेदभाव किया है तो ऐसे सेवा प्रदाता को यह दंडित करने का कार्य करती है, तो दंड भी दे सकती है, पेनलाइज करेगी, दंडित करने का कार्य भी करती है। नेक्स्ट, नागरिकों अब्लिक ग्राहकों की तरफ से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिकाएं भी दायर करती है, यह जनहित याचिकाएं भी दायर करती है ना, दायर करती है। ये सारी इनकी भूमिकाएं, आप इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना प्रीलिम्स एग्जाम में। ये सब ना प्रचार प्रसार वाला लिखो कि नहीं, प्रचार प्रसार भी लिखवाया होगा कहीं, है ना, प्रचार प्रसार करना, है ना, मार्केट फोर्सेस को रेगुलेट करना, प्राइस कंट्रोल करना, सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश ना करे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश करे, दंडित भी करना अगर गड़बड़ करता है तो, और कस्टमर के हित के लिए काम करना। ठीक है, ये इसकी भूमिका है। और मुख्य रूप से हमें मुद्दे डिस्कस करते हैं, तो इशूज या अगर मुद्दे देखें तो 3 तरह के मामले हमें नजर आते हैं, है ना। एक तो ओवरलैपिंग का मामला है, ओवरलैपिंग है, परस्पर व्यापन का मसला है। दूसरा जो है ऑटोनॉमी, इश्यूज ऑफ ऑटोनॉमी, स्वायत्तता का मामला भी नजर आता है। और तीसरा मामला है ओवर स्टेटिज्म का, है ना, अति राज्यवाद। तीनों बातों को सरलता से पहले समझ लेते हैं, फिर काम की बातें लिखेंगे। चलिए पहला देखते हैं, ओवरलैपिंग। जैसे पूरी दुनिया में सबसे पहला देश अमेरिका है जहां रेगुलेटरी अथॉरिटी की शुरुआत हुई, और वहां शुरुआत 1887 में, बहुत पहले 1887। वो इंटरस्टेट कॉमर्स कमीशन नाम की संस्था बनाता है। वहां पर हेडलेस इंस्टीट्यूशन है, मतलब कार्यपालिका या राष्ट्रपति का कंट्रोल इसके मेंबर्स और चेयरमैन के अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल पर नहीं है। विधायिका या कांग्रेस उनके यहाँ डील करती है, खास करके सीनेट का कंट्रोल होता है। वो एक संगठन बनाएंगे, उसके बाद कई साल चुप रहते हैं, है ना, कई साल तक देखेंगे, उसको स्ट्रक्चर्ड करेंगे, काम ठीक से करने लगी तब कोई दूसरे के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो सिस्टम को समझते हैं, वो काम कर। हम जो विकासशील देश हैं, हम इमिटेटिव कैरेक्टर के होते हैं, हम नकल करना चाहते हैं। अच्छा ये करके आगे बढ़ गया है, तो चलो यहाँ पे जल्दी जल्दी नागरिकों के हित में दिखाने के लिए भी हम ज्यादा काम करते हैं, कॉस्मेटिक वैल्यूज के लिए काम करते हैं। तो हमने फटाफट ढेर सारे संगठन बनाए, है ना, हम जल्दबाजी में संगठन बनाते हैं। इससे होता क्या है कि ओवरलैपिंग होने लगता है और झगड़ा शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक केस स्टडी है और वो कहानी है मार्च 2010 की। मार्च 2010 एक एजेंसी है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राजीव गांधी ने बनाया था 1988 में, हमारे यहाँ की जानी मानी ये संस्था है। बाद में जब कांड हो गया तब हम कुछ करते हैं, ऐसे तो हम कुछ करने वाले नहीं। हर्षद मेहता कांड हुआ तो 1992 में सेबी एक्ट बना दिया। पहले कार्यकारी थी संस्था, आज स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी।
इसका काम ये देखना है कि शेयर मार्केट में ग्राहकों का हित रहे, शेयर धारकों का हित रहे, कोई गड़बड़ ना हो। एक और संस्था है जिसका नाम है IRDA, IRDA, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैदराबाद में है हेडक्वार्टर इसका। इसका काम ये देखना है कि इंश्योरेंस में चीजें ठीक से हों। दोनों ही एक ही मंत्रालय से अटैच है, संलग्न कार्यालय है, दोनों ही इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, वित्त मंत्रालय, ठीक है। और मामला ये हुआ कि 2010 में बीमा की 14 कंपनियों को बैन कर दिया। 14 कंपनी पर सेबी ने क्या किया, रोक लगा दिया, इसको बैन कर दिया कि आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कुछ गड़बड़ कर रहे थे, और ऐसे गड़बड़ बहुत सारे करते रहते हैं। जैसे क्या गड़बड़ कर रहे थे? गड़बड़ ये कर रहे थे कि ये जो यूलिप के प्रोडक्ट बेच रहे थे बीमा के, इंश्योरेंस, यूलिप क्या होता है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यानी कुछ ऐसे हम इंश्योरेंस के देखते हैं प्रोडक्ट। जैसे आप किसी इंश्योरेंस एजेंट से बात करेंगे तो आपके घर के लिए, आपके किसी प्रोडक्ट के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस हो, टर्म प्लान हो, जनरल इंश्योरेंस हो, कई चीज़ों के लिए बताएगा कि आप इतना इतना पैसा दीजिए प्रीमियम, और सम एश्योर्ड इतना मनी हम आपको देंगे। और उस समय मार्केट का जो सबसे हाई चल रहा होगा, जैसे शेयर मार्केट तो चेंज होता रहता है, तो हम कैलकुलेट करेंगे जब सबसे हाई होगा, मतलब एक टाइम फ्रेम बताएंगे कि मान लीजिए फलाना साल का जनवरी का महीना या फरवरी का महीना जिसमें स्टॉक मार्केट सबसे हाई रहेगा, उस रेट से हम आपको रिटर्न देंगे। और वो पीछे का बहुत सारा रिकॉर्ड दिखाएगा कि देखिए 15% से तो कम ग्रोथ होता ही नहीं है पैसे का। आप ये पैसा बैंक में रखोगे तो 4%, 6% मिलेगा, तो इतना तो होगा ही। और स्टॉक मार्केट 20-20% उठाता है, तो हम आपको इतना पैसा दे देंगे। हम लोग आंख चमकने लगता है और हम ले लेते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। होता क्या है, स्टार लगा के लिखा रहता है छोटा छोटा, उसमें जो कागज साइन करेंगे आप, उसमें लिखा होगा कि मार्केट प्राइस सबसे कम होगा ना, मतलब सूचकांक गिर के जहां आएगा उस लोएस्ट प्राइस से आपको पे करेंगे। आपको बोला मुंह से ना, तो इसकी कोई वैलिडिटी तो है नहीं। लिखा जो आपने साइन किया वो तो बहुत छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा रहता है, कंडीशन अप्लाइड है ना। और सबसे बड़ा जाएगा उसमें 10 तरह के कंडीशन होंगे। जब आप उसको फोन करोगे तो कंडीशन बता देगा कि देखिए वो तो ऐसा है ना कि सबसे ज्यादा तब देखा जाएगा जब आपने एडवांस प्रीमियम पे किया है पिछले 5 साल का एक ही साथ, ऐसा तब देखा जाएगा। उसमें ये कंडीशन था और आपको डॉक्यूमेंट आया होगा सर, आप पढ़े होंगे, उसमें प्यार से आपको समझा। हम भारत के लोग दुखी होते रहते हैं। ये देखा एक एजेंसी ने, तो इसको लगा कि ये तो हमारे शेयर धारक के हित में नहीं है, जो भी पैसे लगा रहे हैं सब चीजें गड़बड़ होंगी, तो वो कहा कि चलो बंद हो जाओ। 1 घंटे के बाद इन्होंने कहा कि आप कौन, ये तो हमारे लोग हैं, ये कंपनियां काम करती रहेंगी। इन्होंने कहा कि आप काम अपना चालू रखो, प्रोडक्ट आप बेचोगे और सेबी आपको कुछ नहीं बोल सकती है, हम आपके मालिक हैं, है ना। उन्होंने ऐसा कहा, अब छिड़ गया, तलवार निकल गया, 2 एजेंसियों के बीच विवाद डेवलप हो गया, ठीक है। ऐसे झगड़े होते हैं हमारे यहाँ। अब इस पे 2 तरह की चीज कर सकते हैं। इससे पहले कि हम और भी आपको ये इसके सॉल्यूशन बताएं, और भी झगड़े जो आज भी हो रहे हैं उसको भी थोड़ा समझ ले, जान ले तो अच्छा रहेगा। जैसे क्या झगड़े हो गए, अभी मान लीजिए एविएशन में हमने कोई कंपनी नहीं रखी है, नागरिक उड्डयन में या सिविल एविएशन में, एयर इंडिया हमने बेच दिया, टाटा एंड सन्स के पास चलेगी। लेकिन हमने 2 तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रखी है, एक टिकटिंग के लिए और एक फूड के लिए। जैसे आप 37,000 फीट पे जब ऊपर आप खाना खाते हैं, कोई आपको खिलाया, ये वो सब खिलाते नहीं है। मान लीजिए आप विस्तारा में हैं, एयर इंडिया में हैं, या स्पाइस जेट में हैं, तो ऐसा कुछ ऐसी फ्लाइट जो खिलाती है ना, तो हॉट स्पाइसी एंड चिली ऐसा कुछ है ना। स्पाइस जेट के मालिक खाने के शौकीन है तो वो अच्छा खिलाता है, ठीक है। मैं एजेंट नहीं हूँ, ध्यान रखिए। तो एग्जैक्टली ऐसी है। तो टिकटिंग के साथ भी फूड है और अलग से भी फूड आप खरीदते हैं। अब अगर आप टेक ऑफ कर गए तो फ्लाइट जब ऊपर चली गई तो बादलों से ऊपर 37,000 फीट पे वो चल रही है, 1,000-1,500 किलोमीटर पर आवर से। अब वहाँ पे कुछ खिलाया, तबीयत खराब हो गया, हार्ट अटैक जैसा लगने लगा, बीपी बढ़ गया, तो तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी, इससे बड़ा हैसल हो जाएगा और फिर हॉस्पिटलाइज की दिक्कत, फिर कस्टमर केस करेगा, अथॉरिटीज़ के पास जाएगा। तो ये जो झगड़ा है ना, टिकटिंग वाला ये कहता है, मतलब जो फूड वाली एजेंसी है वो ये कहती है कि भाई तुम हमारे मामले में क्यों आते हो देखने, और जो टिकट कटा रही है उसको देखने के लिए कि ज़्यादा टिकट का प्राइस ना हो जाए। उसका ये कहना है कि बहुत सारी फ्लाइट्स हैं जो खाना खिलाती हैं, तो हम कैसे ना देखें अपने ग्राहक के लिए। इस तरह का ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे भी झगड़ा शुरू, ठीक है। और अगर आप जाएंगे तो इसी झगड़े में मैं तू में फंसा रह जाएगा मामला, आपका बात चले गए तो एजेंसी लोग पड़ेगी आपके नाम पर, है ना। और मामला झगड़ते सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, लंबा खींचता है। भारत में ऐसा ही गवर्नेंस, तो पटांग टाइप का हम सिस्टम बनाते हैं। अमेरिका ने 1887 से शुरू किया और उनके यहाँ गिनतियों की रेगुलेटरी अथॉरिटी, हमने इतनी सारी मशरूमिंग कर ली, हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी में 2-3 बना के बैठ गए, लड़ गई हैं आपस में, हर जगह लड़ाई झगड़ा चालू। इसके बाद और भी कहानी है, जैसे अभी जियो पर एयरटेल ने केस कर रखा है कि भाई इसने मार्केट बिगाड़ दिया, डूब गया, ऐसे हो गया वैसे। कई केस कहाँ है, 2 जगह, दोनों लड़ गए। कहाँ? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको ये देखना है कि कॉम्पिटिशन ना बिगड़े। जियो ने जो काम किया उसे कॉम्पिटिशन तो बिगड़ा ही, एक सबसे बड़ी प्लेयर के रूप में आज हो गई, ठीक है। इसके साथ टेलीकॉम का ये मामला है, तो एक और एजेंसी है जिसका नाम है ट्राई में भी केस है। अब जब दोनों के हियरिंग होते हैं, एक तरह की कोर्ट जैसी संस्थाएं होती हैं, अर्धन्यायिक संगठन है, क्वासी जुडिशियल बॉडी, अभी आपको पढ़ाएंगे क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। तो ये संस्थाएं जो हैं आपस में इनके भी ओवरलैपिंग होते हैं कि ये काम हम देख रहे हैं तो आप क्यों देख रहे हैं। एक का नजरिया है कि हम इस तरह से देख रहे हैं कि ये कंपनी भले नागरिकों के हित में कुछ भी करे, कंपटीशन ना बिगाड़े। और ट्राई ये है कि भाई ग्राहक को सस्ता में कौन दिलवा रहा है, तो ट्राई कहेगी कि ठीक है, CCI कहेगा कि ठीक नहीं। ऐसे तो ये सोया हुआ मतलब है जाइंट ऑर्गेनाइजेशन, जिस दिन जग गया उस दिन भयंकर तरीके से इंडिया में काम हो, और 600-700 करोड़ से कम जुर्माना ठोकता ही नहीं है। इसका मिनिमम जुर्माना 600, 700, 800 करोड़, 1000 करोड़ इस तरीके का जाता है। जिस दिन जग जाएगा ना ठीक से, हालांकि गरीब आदमी के लिए तो फायदा होगा काफ़ी अच्छा। जैसे देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल हैं 5 स्टार टाइप के, जैसे ब्रिज कैंडी, लीलावती, है ना, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, ऐसे। अमिताभ बच्चन को ठीक भी आएगा तो चले जाएंगे ऐसी जगह पर, उनके लिए कमरे होंगे 3-3, 5-5 लाख रुपए एक दिन के दे देंगे, उनके लिए बहुत स्पेशलाइज डॉक्टर ये वो हो जाएंगे।
अब मान लीजिए इस तरह का जब पैसा एक जगह आ रहा है, धन का संग्रह इतना तेजी से बिग जाइंट इंस्टीट्यूशंस के पास हो रहा है, तब टैलेंट का कहीं जगह है। मान लीजिए कल परसों नरसों 4-5 दोस्त एम्स से पढ़ के निकलें, उनके दिल में चाहत हो कि हम गरीबों का कल्याण भी करें, नेहरू बिहार में हम चलाएं एक ऐसा अस्पताल जिसमें अपोलो ब्रिज कैंडी और वैसी फैसिलिटी हो। कितना फीस रखेंगे वो? ज़्यादा फीस रखेंगे तो इनके पास कोई नहीं आएगा। अच्छा बहुत कम फीस रखेंगे तो लोग क्या सब भारत के लोग भी ऐसे ही होते गरीब टाइप का है, इसके पास कुछ भी नहीं है ना, इतना कम पैसा रखा है, ये ठीक नहीं होगा। ऐसे मेंटालिटी है तो जूझते रह जाएंगे, कभी फाइट कर ही नहीं पाएंगे। कभी हम मैक्स फोर्टिस अपोलो से फाइट नहीं कर पाओ, वो ऐसा इक्विपमेंट खरीद लेगा फाइनली, ये लोग जाएंगे। कॉम्पिटिशन एक तरफा हो गया, बाकी सब साफ। भले डॉक्टर वहाँ के उतने अच्छे हों कि ऐसा नहीं कि डॉक्टर अच्छे नहीं होते होंगे, लेकिन वो गड़बड़ भी कर सकता है और बाकी में भी टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें व्यवस्थित नहीं है। लेकिन आगे चल के देखेगा तो क्या होगा, आपका नाम अपोलो है तो भी कितना फीस रखोगे? 400 रुपये। इतना ही रूम का होगा 400। बोले 5 स्टार टाइप के बनाए हो कुछ भी किए, अमिताभ बच्चन भी आएंगे तो 400 रुपये, 4 लाख रुपये नहीं दे सकते। ठीक है, अभी इसका रेगुलेशन शुरू नहीं हुआ है तो द डेज विल कम। अभी हम लोग ऐसा देखे नहीं, यूएस में इसी तरह की दुनिया देख रहे हैं। इसलिए अमेरिका का गरीब आदमी भी, गरीब आदमी मतलब उसके पास कार तो है ही है, बिलियनर नहीं है, उसके पास 8 किलोमीटर का रनवे घर में नहीं जिसमें जेट उतार सके वो, लेकिन वो उसका भी इलाज अच्छे से हो जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे ऐसी अथॉरिटीज़ बहुत एक्टिवली काम करते हैं। तो हमारे यहाँ खूब झगड़ा है। अब आप जितने चैप्टर पढ़ेंगे, चूंकि इसी तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन पसंद है यूपीएससी को, ये सब भी क्वेश्चन आते रहते हैं और अभी भी झगड़े चल रहे हैं, तो इस मैटर पर सवाल आने की संभावनाएं अभी भी बनी हुई। एक सवाल है जो पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन इज इसी मैटर पर, ये 2013 में आया, 2013 का क्वेश्चन नंबर 8। वित्तीय संस्थानों बीमा कंपनियों द्वारा दी गई उत्पाद विविधताओं के फलस्वरूप उत्पादों व सेवाओं के में उत्पन्न परस्पर व्यापन ओवरलैपिंग ने सेबी और इरडा IRDA नामक 2 नियाम के अभिकरण के विलय के प्रकरण को प्रबल बनाया है, औचित्य सिद्ध करिए। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि ऐसे में हम क्या कर सकते। विलय तो हमने किया नहीं है ना। सॉल्यूशन 2 तरह के आधार पर हम लोग इसके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी एक मंत्रालय से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं एक से अधिक और 50% से ज्यादा काम ओवरलैपिंग है, तब अलग अलग रखने का कोई मतलब नहीं है, मर्ज कर दीजिए। या 50% से ज्यादा नहीं है तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए जो इनके बीच में समन्वय करे। तो इरडा और सेबी को तो हमने मर्ज नहीं किया है, इसके लिए हमने क्या किया, कोऑर्डिनेशन कमेटी डेवलप किया है जिससे ये काम हो सके। ठीक है, समझ आ रहा है, साफ साफ नजर आए। और आज भी जिस दिन है ना जियो का मामला कभी भी उठा, आप इन दोनों की हियरिंग हुई और वो साल हो जब आप मेंस दे रहे हो, यही करंट अफेयर्स है। और सिर्फ वो करंट पढ़ोगे तो करंट लिखना ये है, कॉन्सेप्ट जानना है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है क्या, सिस्टम समझना है। और करंट से तो बस एक चीज लाइव हो जाएगा, और वो मामला मैं आज ही लिखवा देता हूं आपको कि कभी भी ऐसा हो सकता है, तो उस ग्राउंड पे भी हो सकता है। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अमेरिकी और इंडियन प्रतिमान का तुलना करें रेगुलेटरी अथॉरिटी का। एक तरफ अमेरिका में धीरे धीरे संस्थानीकरण हुआ है जिससे वहां पर ओवरलैपिंग नहीं होता है, जबकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में तेज गति से संगठनों के बनाने से ओवरलैपिंग की समस्या बहुत आ रही है। उदाहरण के लिए हाल में जियो और एयरटेल के विवाद के तहत सीसीआई और ट्राई इसके विवाद में आ गए हैं, सेबी और इरडा जैसे विवाद देखने को मिलते हैं। ऐसी परिस्थिति में समाधान के उपाय सुझाएं, कुछ भी मिक्स करके करंट से लाइव हो जाएंगी चीजें, सॉल्व बना देंगे आपके लिए, प्रश्न बन जाएगा। यही यूपीएससी काम करती है। बस इस चीज को जिस दिन आप पकड़ लिए, आप सभी एरिया में क्वेश्चंस को सूंघने लगेंगे, समझने लगेंगे कि ये प्रश्न किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस रेज होंगे। ठीक है, तो समझना जरूरी है। ये क्वेश्चन आपको लिखवाते हैं, पहले थोड़ा लिख पढ़ लीजिए तब बात करते हैं। एक चैप्टर दे दीजिए, एक पहला लिख दीजिए, परस्पर व्यापन का मामला, परस्पर व्यापन का मुद्दा लिखिए। भारत में 80 के दशक के उपरांत तीव्र गति से विनियामकीय संगठनों को गठित करने की वजह से, विनियामकीय संगठनों को गठित करने की वजह से भूमिकाओं के स्तर पर ओवरलैपिंग, परस्पर व्यापन, ओवरलैपिंग है ना, परस्पर व्यापन देखने को मिलते हैं। ओवरलैपिंग, परस्पर व्यापन देखने को मिलते हैं। जबकि अमेरिका में 1887 में, अमेरिका में 1887 में दुनिया में पहली बार इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन नामक विनियामक प्राधिकरण का गठन किया गया। और उसके उपरांत काफी धीमी गति से
एक संगठन के व्यवस्थित होने के उपरांत ही, एक संगठन के व्यवस्थित होने के उपरांत ही अगले संगठन, अगले विनियामकीय संगठन, विनियामकीय या नियामकीय हिंदी में एक ही हुआ, अगले विनियामकीय या नियामकीय कुछ भी लिखोगे चलिए, नियामकीय संगठन का गठन किया जाता है। वहां सीमित संख्या में, नियामकीय संगठन बनाए गए हैं, जबकि भारत में इनकी अधिकाधिक संख्या होने की वजह से आपसी विवाद अधिक देखने को मिलते हैं। आपसी विवाद अधिक देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए मार्च 2010 में सेबी और IRDA के बीच, सेबी और IRDA के बीच ऐसा विवाद देखा जा सकता है, इसमें फुल स्टॉप के बाद इसमें सेबी ने 14 बीमा की कंपनियों को जो यूलिप उत्पादों की बिक्री कर रहे थे, यूलिप ULIP, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो यूलिप उत्पादों की बिक्री कर रहे थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। जो यूलिप उत्पादों, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बिक्री कर रहे थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। सेबी का यह मानना था कि ग्राहकों को लाभांश शेयर बाजार के उच्चतम सूचकांक के आधार पर दिया जाना चाहिए था, जबकि इन कंपनियों के द्वारा सूचकांक के न्यूनतम स्तर को ध्यान में रखते हुए लाभांश दिए जा रहे थे। IRDA ने इसका विरोध करते हुए, IRDA ने इसका विरोध करते हुए यह कहा कि ये सभी कंपनियां बीमा के उत्पादों को बेच सकेंगी और सेबी का बीमा के उत्पादों को बेच सकेंगी, सेल आउट कर सकेंगी, और सेबी का इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, ये सोचा नहीं गया पहले कि बीमा की कंपनियां स्टॉक मार्केट में भी काम करेंगी, ओवरलैपिंग हो जाएगा, ऐसे झगड़ा होगा, है ना। तो या तो एक ही संगठन बनाते हैं जो दोनों ही तरह का काम करता है, जहां पैसे का फ्लो ज्यादा होगा वही करे, या अगर ऐसा हो रहा है तो पहले से ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के रखें, है ना, जिससे कि झगड़ा ही ना हो। एंड गवर्नमेंट शुड एक्ट एज ए सुपर रेगुलेटर। हमने ऐसा कुछ किया नहीं, तो हम संगठन बनाते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। शुरू से आप ऑर्गेनाइजेशन के फ्लॉज ही पढ़ रहे हैं, उबरनाव है ना, मेटाफोरिकल चीजें आप पढ़, टू मूव ऑपरेट, संगठन कैसे चलाएं, जो भी पढ़ गए हो उसके फॉल्ट पढ़ गए हो कि क्या गलती है, ऐसा नहीं, ऐसे क्यों नहीं होना चाहिए था, सिटीजन चार्टर में ऐसी खराबी है, लोकपाल में ऐसा है, फाइनेंस कमीशन में ये है, इसमें ये है, क्वेश्चंस इंस्टीट्यूशनल आते हैं, ठीक है, पैराग्राफ छोड़कर। ऐसे और भी विवाद हैं। उदाहरण के लिए सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन के स्तर पर टिकट से बना टिकेटिंग, नागरिक उड्डयन से संबंधित टिकेटिंग और फूड, खाद्य पदार्थों के लिए 2 प्रकार के विनियामक प्राधिकरण आपस में झगड़ रहे हैं, क्योंकि
कई सेवा प्रदाता टिकेटिंग में फूड खाद्य सामग्री को शामिल करते हैं और कई ऐसा नहीं करते, है ना। इंडिगो तो खिलाता है नहीं ये सब ऊपर, और ऐसा है ना, कई ऐसे चालबाज भी हैं इसमें जो टेक ऑफ, 2 इंजन होता है, टेक ऑफ लैंडिंग में दोनों स्टार्ट रखते हैं, ऊपर ले जाने के बाद 1 इंजन ऑफ। हम भारत के लोग कुछ हो भी जाएगा तो क्या होगा, कांड होगा तो देखा जाए, उसका जो पैसा बचता है, तेल का खर्चा बहुत है, पैसा बचता है, उसको डेबिट कर देते हैं, उसको एक तरीके से डेलीगेट कर देते हैं टिकटिंग में, तो पैसा हो जाता है सस्ता, टिकट मिलता है सस्ता, बस ग्राहक फटाफट टिकट कटा रहा है, बैठ रहा है उसमें, है ना। ढेर सारे उसके क्लेम डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन हुए भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं। कभी कुछ लफड़ा हो जाएगा तो बाद में होगा कि इसको भी ट्रैक करने के लिए कुछ बनाइए, ठीक है। तो ऐसे ही है हिंदुस्तान में, धीरे धीरे जब तक कांड हो ना जाए तब तक हम सुधरते नहीं। आगे सेबी भी बनाए थे जब कुछ हो ही गया था तभी कानून उसके लिए। इतना ही नहीं, पैराग्राफ छोड़, इतना ही नहीं, आज जियो और एयरटेल के विवाद के मामले पर, जियो और एयरटेल के विवाद के मामले पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई और ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीसीआई और ट्राई, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच परस्पर व्यापन की खबरें आती रहती। अतः भारत में यह एक गंभीर समस्या है, पैराग्राफ छोड़कर। इसके समाधान के लिए निम्नांकित 2 उपागमों का सहारा लिया जा सकता है। 2 उपागमों का सहारा लिया जा सकता है। पहला, यदि एक जैसे मंत्रालय से संबंधित 2 या अधिक नियामकीय संगठन हैं और उनके बीच 2 या उससे अधिक नियामकीय संगठन हैं और उनके बीच 50% से अधिक परस्पर व्यापन है, ओवरलैपिंग है, में मिला दिया जाना चाहिए, है ना, मतलब मर्ज कर देना चाहिए, आपस में मिला दिया जाना चाहिए। आधे से अधिक कार्यों में ओवरलैपिंग है, मर्ज इट, है ना।